Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 31st of January 2021। 31 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज, इसके अलावा सीसैट सीरीज हमारी चल रही है। दोज हु वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। पहला सवाल है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज वर्क्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इनमें से किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या सी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, या डी मिनिस्ट्री ऑफ अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। Question number 2 is, which of the following international organization has published World Economic Situations and Prospects 2021? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2021? आप मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑप्शन है इसके, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। दूसरा, इट स्कोर्स द कंट्रीज एंड टेरिटरीज बेस्ड ओनली ऑन देयर परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन, ओनली ऑन देयर परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन। तो ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या नन। दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट फ्रेंड्स। पहले न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उसमें पहली जो न्यूज़ है वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 के बारे में। इंडिया हैज़ स्लिप्ड टू 86th पोजीशन। इंडिया जो है वो 86वीं पोजीशन पे स्लिप कर गया है। निकालता कौन है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? तो बता दूं, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जो कि रिलीज करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। एंड 2020 का अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखें तो इंडिया जो है उसकी 86th रैंक आई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो 1995 से पब्लिश कर रहा है। इंडिया दिस इंडेक्स रैंक्स 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज बाय देयर परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन, बाय देयर परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन। Corruption is measured based on expert assessment and surveys of people, business people. It uses a scale 0 से 100 के बीच की स्केल होती है। 0 का मतलब होता है हाईली करप्ट और 100 का मतलब होता है वेरी क्लीन। याद रखिएगा, 0 से 100 की स्केल होती है। 0 का मतलब हाईली करप्ट और 100 का मतलब हाईली क्लीन कंट्री। की फाइंडिंग, जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया जो है वो 86th पोजीशन में मूव कर गई आउट ऑफ 180 कंट्रीज। एंड CPI का जो स्कोर था इंडिया का वो जरूर कांस्टेंट था, 40 इस साल भी था, 40 2019 में भी था, लेकिन इसमें रैंकिंग जो है वो 86th पे आ गई है। टॉप अगर पूछा जाए किसने किया तो न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क आर रैंक्ड एट द फर्स्ट पोजीशन विद स्कोर ऑफ 88। बॉटम में सोमालिया एंड साउथ सुडान आर रैंक्ड एट 170 स्कोर ऑफ 12। ठीक है ना। तो ये न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क जो है वो बेस्ट रैंकिंग पे थे। सोमालिया एंड साउथ सुडान वर द वर्स्ट रैंकिंग। इंडिया 86th रैंकिंग इस साल। लास्ट ईयर इंडिया की क्या रैंकिंग थी? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगला है एग्रीमेंट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्स प्रोजेक्ट। अब ये स्टार्स प्रोजेक्ट क्या है और कहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है एंड वर्ल्ड बैंक। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड वर्ल्ड बैंक दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ स्टार्स प्रोजेक्ट। अब ये स्टार्स प्रोजेक्ट क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट्स, मतलब टीचर लर्निंग को इंप्रूव करो, स्ट्रेंथन करो, और उसके बाद फिर उससे क्या होगा आपका? अल्टीमेटली रिजल्ट जो है स्टेट्स का वो इंप्रूव होगा। तो ये स्टार्स प्रोजेक्ट है, स्ट्रेंथनिंग द टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट्स। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और आपका वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के एक एग्रीमेंट किया गया है। स्टार्स प्रोजेक्ट जो है इट इज इंप्लीमेंटेड एज अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। याद रखिएगा, इट इज इंप्लीमेंटेड एज अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। द एम इज टू इंप्रूव द ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एक्टिविटीज इन द इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम थ्रू इंटरवेंशन इन सेलेक्टेड स्टेट्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसको इंप्रूव करना है, मॉनिटरिंग और मेजरमेंट एक्टिविटीज को इंप्रूव करना है इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम थ्रू इंटरवेंशन इन सेलेक्टेड स्टेट्स। जो सेलेक्टेड स्टेट्स हैं वहां पे प्रॉपर इंटरवेंशन के थ्रू ये करने की जरूरत है। नाउ द कवरेज इज द प्रोजेक्ट कवर्स 6 स्टेट, 6 स्टेट्स को कवर करता है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा। याद रखिएगा, दिस प्रोजेक्ट कवर्स 6 स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड ऑस्ट्रेलिया।
उड़ीसा ठीक है, तो ये 6 स्टेट्स है जिनको कवर करता है। उड़ीसा याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया में नहीं आता, आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आता नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन अगर देखा जाए तो एट द नेशनल लेवल द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी याद रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इट विल बी द मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। याद रखेगा कौन कौन से, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। नेशनल लेवल पे ये इंप्लीमेंट करेगा। स्टेट लेवल पे द प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू द इंटीग्रेटेड स्टेट इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी, SIS जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड स्टेट इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी फॉर समग्र शिक्षा, वो इसको करेगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडिंग ली जा रही, जैसे कि मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट मिलेगा प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोग्राम फॉर रिजल्ट, P फॉर आर मतलब प्रोग्राम फॉर रिजल्ट, मतलब कि अगर आप रिजल्ट दो तो आपको फंडिंग मिलेगी, ठीक है ना, वही वाली बात है। एंड स्टेट इंसेंटिव ग्रांट विल ऑल्सो बी यूज टू इनकरेज स्टेट्स टू मीट द डिजायर्ड प्रोजेक्ट आउटकम, तो प्रोजेक्ट के आउटकम्स बता दिए जाएंगे कि हमको इतना इंप्रूवमेंट चाहिए, इतना चाहिए, तो स्टेट इंसेंटिव ग्रांट भी दिया जाएगा, मतलब कि अगर आपका स्टेट वो आउटकम्स पार लेता है तो आपको वो ग्रांट दिए जाएंगे, ठीक है ना। और एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एजेंसी रहेगी जो कि ये मॉनिटर करेगी कि क्या वो जितने एम थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है ना। एंड इसका एम क्या क्या है, स्ट्रेंथनिंग द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड फाउंडेशनल लर्निंग, इंप्रूविंग द लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, मतलब कि एक तो बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को और फाउंडेशनल लर्निंग को इम्प्रूव करना है, चाइल्ड का असेसमेंट सिस्टम इम्प्रूव करना है, ICT इनेबल्ड अप्रोच इन एजुकेशन, एजुकेशन में ICT इनेबल्ड अप्रोच लानी है, एंड टीचर डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन, टीचर डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आगे मूव करते हैं, यूपी ऑर्डिनेंस ऑन कन्वर्जन नॉट येट रिसीव्ड बाय द MHA। सबसे पहले तो ऑर्डिनेंस का आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। 1, 2, 3 जो है वो सेंटर में जब प्रेसिडेंट के पास रहता है, और 2, 1, 3 जो है वो आपका गवर्नर के पास रहता है, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन अंडर आर्टिकल 123 फॉर द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 213 फॉर द गवर्नर, ठीक है ना, गवर्नर के लिए। और मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसके लिए वो रहता है ऑर्डिनेंस, तो 6 मंथ 6 वीक, ये भी एक टाइम, एक ये याद रखना, 2 क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि मैक्सिमम टाइम पीरियड कब तक एक लॉ ऑर्डिनेंस के अंतर्गत रह सकता है, जब तक वो फॉर्मल लॉ ना बने, तो 6 मंथ्स एंड 6 वीक, 6 महीने और 6 हफ्ते, ये टोटल टाइम पीरियड है। तो 6 मंथ 6 वीक ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है, ठीक है ना। अब यूपी ऑर्डिनेंस जो आया था वो अभी किस पे आया था, कन्वर्जन पे आया था, जिसमें बोला गया था कि मैरिज के लिए मैरिज करने के पर्पज से उसको एल्योरमेंट दिखा करके, इंड्यूस करके आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो अगर, तो मेयर फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज दैट इज नॉट वैलिड, ये यूपी ने एक ऑर्डिनेंस निकाला, ठीक है ना। लेकिन वो ऑर्डिनेंस अभी तक होम मिनिस्ट्री में नहीं पहुंचा है एज पर दी RTI इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ठीक है ना। अब देखो, वैसे सारे जो ऑर्डिनेंस होते हैं वैसे जरूरी नहीं कि जाएं, कि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सारे के सारे स्टेट लेजिस्लेशन में जो ऑर्डिनेंस है वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये लिखा भी है, नॉट ऑल द स्टेट लेजिस्लेशंस आर सेंट फॉर द प्रेसिडेंट्स असेंट, only those repugnant to central laws, deviating from the national or central policy, or which can be challenged for legal and constitutional scrutiny, they are sent for there, ठीक है ना। सारे के सारे हम नहीं भेजते प्रेसिडेंट के पास, लेकिन ऐसे लॉज जो कि नेशनल या सेंट्रल पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो कि रिपग्नेंट हैं टू द सेंट्रल लॉज, जो कि चैलेंज किए जा सकते हैं फॉर देयर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ऐसे लॉज का जाना जरूरी है। आर्टिकल 213 ये बोलता है, UP ordinance has been promulgated, it says that governor shall not without instructions from the president promulgate any such ordinance if a bill would have required the previous sanction of the president for introduction in the state legislature। मतलब कि गवर्नर उन ऐसे कोई भी लॉ पे ऑर्डिनेंस पास नहीं करेगा जिस बिना प्रेसिडेंट के असेंट के, जिसमें कि पहले प्रेसिडेंट की परमिशन या सैंक्शन लेनी पड़ती अगर उसको नॉर्मल बिल के फॉर्म में लाया जाता। तो ऐसे कोई भी लॉ जिसमें पहले बिल में प्रेसिडेंट के असेंट की जरूरत पड़ती है, उसमें ऑर्डिनेंस के टाइम पे भी प्रेसिडेंट के असेंट की जरूरत पड़ती है। और जैसे मैंने ऊपर बताया कि ऐसे कोई भी लॉ जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए रोका जा सकता है, या जो कि रिपग्नेंट होते हैं या जो नेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, ऐसा कोई भी जो आपका बिल उस पर होता है ऑर्डिनेंस, उसमें आपको होम मिनिस्ट्री को पहले भेजा जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट असेंट लिया जाता है। दैट इज मैंडेटरी, याद रखिएगा।
तो ये इस केस में नहीं हुआ है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यू कैन मूव विद मी। मशरूमिंग रिजॉर्ट्स थ्रेटन द काम इन द वायनाड। तो वायनाड कहाँ पर लोकेटेड है? वायनाड आपका केरला में लोकेटेड है, याद रखिएगा, वायनाड इज इन केरला। और वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है? द रिजॉर्ट्स, द मशरूमिंग ऑफ रिजॉर्ट्स, इट इज थ्रेटनिंग द काम देयर। वहाँ पे जो पीस है, ट्रैंक्विलिटी है उस रीजन की खत्म हो रही है। अब देखो एक रूल है बेसिकली, यहाँ पे कुमीजी ट्राइबल सेटलमेंट याद रखिएगा, एक कुमीजी ट्राइबल सेटलमेंट। अगर आपसे लोकेशन पूछ ले कि कुमीजी ट्राइबल सेटलमेंट न्यूज़ में था कहाँ पर है, तो ये वायनाड केरला में है, कुमीजी ट्राइबल सेटलमेंट। अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत देखो, फॉरेस्ट राइट एक्ट बोलता है अ रोड कनेक्टिंग द हैमलेट विद आउटर वर्ल्ड वॉज परमिटेड ओनली फॉर द, देखो यहाँ पे लिखा है कि ऐसी रोड जो कनेक्ट करती है किसको, तो लिखा है वॉज परमिटेड ओनली फॉर द यूज ऑफ द रेसिडेंट्स, मतलब कि केवल रेसिडेंट्स की यूज के लिए परमिटेड है। लेकिन अब जब हो क्या रहा है, जो आपके रिजॉर्ट वाले हैं कर क्या रहे, दे आर मिस यूजिंग इट फॉर देयर प्राइवेट पर्पस एज वेल। तो रिजॉर्ट वाले उसको प्राइवेट पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं। दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। कुमीजी ट्राइबल सेटलमेंट जरूर याद रखेंगे, वायनाड सेंचुरी विच इज लोकेटेड इन द केरला। चाइना इज स्टिल द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रिटिकल इंपोर्ट्स फॉर इंडिया। अब यहाँ पर देखो, अभी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि हमारा चाइना से जो ट्रेड डेफिसिट था वो डिक्रीज हुआ है। द ट्रेड डेफिसिट विद चाइना वो हमारा डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इंपोर्ट कम कर दिया है। इंपोर्ट कम कर दिया, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल इंपोर्ट्स हैं जो कि हम इंडिया में चाइना के थ्रू कर रहे हैं, जैसे कि API, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है API। API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का, जैसे कोई दवाई है, जो पैरासीटामोल जब आप खा रहे हैं, पैरासीटामोल आप क्या सोच के खा रहे हो कि आपके बुखार खत्म हो जाएगी, या कैल्पोल है तो आप सोच रहे हो बुखार ठीक हो जाएगी। तो उसका जो बुखार ठीक करने वाला जो फॉर्मूला है, जो मेन चीज़ है जो कि उसको थेराप्यूटिक वैल्यू दे रही है, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहलाते हैं, API। और चाइना जो है वो सबसे बड़ा, हम लगभग 70% ऑफ द API जो है हम वो चाइना से लेते हैं। सो मतलब कि कितनी ज़्यादा क्रिटिकलिटी है कि अगर वो API देना बंद कर दे तो हमारी दवाइयाँ बनना बंद हो जाएंगी, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर एक मोबाइल फोन की रिक्वायरमेंट देखो तो एक मोबाइल फोन का 85% ऑफ द कंटेंट, 85% ऑफ द कंटेंट ऑफ मोबाइल फोन्स इज कमिंग फ्रॉम चाइना, चाइना से आ रहा है। दूसरा जैसे मैंने API बताया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बताया, तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम चाइना पे भी डिपेंडेंट है पूरी की पूरी तरीके से। एंड अगर चाइना चाहे तो इन चीज़ों से हमको परेशान भी कर सकता है। अब इंडिया में एक स्कीम आई है PLI स्कीम, जिसका काफ़ी ज़्यादा जिक्र इस बार के सर्वे ने भी किया है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमने PLI स्कीम लेकर के आए हैं। PLI मतलब कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज बेसिकली टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, याद रखिएगा, टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अ ग्लोबल एफर्ट इन्वॉल्विंग इंडियाज फॉरेन मिशंस, याद रखिएगा, इट्स अ ग्लोबल एफर्ट इन्वॉल्विंग इंडियाज फॉरेन मिशंस टू फाइंड अल्टरनेटिव्स टू चाइना। हम एक तरीके से चाइना का अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना चाहते हैं और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहते हैं। एंड याद रखिएगा, PLI के अंतर्गत तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहते हैं। दूसरा जो स्टेप हमने लिया है वो ये लिया है कि हम चाहते हैं चाइना का अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना। तीसरा हम चाहते हैं, हमको क्या करने की जरूरत है कि FTAs यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यूज करें और अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन में आए, बायलैटरल एग्रीमेंट्स में आए, FTAs साइन करें बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ। तो और ज़्यादा हम कहना चाहिए कि हमारे पास एक डाइवर्सिटी आएगी और इस तरीके से जो डिपेंडेंस है हमारा चाइना पे काफ़ी ज़्यादा, वो एक तरीके से खत्म होगा। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं। गवर्नमेंट प्लान्स लॉ टू बैन बिटकॉइन सेटअप ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। अब इंडिया ने प्लान किया है टू इंट्रोड्यूस अ लॉ टू बैन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन एंड पुट इन प्लेस अ फ्रेमवर्क फॉर एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। तो अब क्या किया, इंडिया एक नया लॉ प्लान कर रहा है ताकि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन है, इसको बैन किया जा सके, और बैन करने के बाद अगर कोई व्यक्ति इसको यूज करेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। इसके अलावा एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो इंडिया में RBI इशू करेगा, सेंट्रल बैंक यानी कि RBI इशू करेगा बाय लेजिस्लेशन, उसको भी लाने का इंतजाम किया जा रहा है। तो द लॉ विल क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी ऑफ इंडिया विच विल बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड दूसरी चीज़, इंडिया ये भी सोच रहा है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे कि बिटकॉइन एंड ऑल, दे शुड बी परमानेंटली बैन्ड, है ना।
ना 2019 के मिडिल में एक गवर्नमेंट पैनल बनाया गया था जिसने कि रिकमेंडेशन दिया था ऑफ बैनिंग ऑल द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज विद अ जेल टर्म ऑफ अप टू 10 ईयर्स एंड हैवी फाइन्स फॉर एनीवन डीलिंग विद द डिजिटल करेंसीज। तो एक मिड 2019 में एक पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया था जिसने कि ये रिकमेंडेशन दिया था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बंद कर दो एंड अगर कोई उसमें यूज़ कर रहा है तो 10 साल की सज़ा और हैवी फाइन्स देनी चाहिए। फिर 2020 मार्च में गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। द सुप्रीम कोर्ट अलाउड बैंक्स टू हैंडल क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस फ्रॉम एक्सचेंजेस एंड ट्रेडर्स ओवरटर्निंग अ बैन दैट हैड डेल्ट द थ्राइविंग इंडस्ट्री अ ब्लो। तो 2020 मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया बैंक्स को कि वो हैंडल करें क्रिप्टो करेंसीज को, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को फ्रॉम एक्सचेंजेस एंड ट्रेडर्स के थ्रू वो क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन को भी हैंडल करें एंड दैट हैड डेल्ट, ये बैन जो है इसने ओवरटर्न कर दिया उस डिसीजन को जिसने कि इस क्रिप्टो करेंसी यानी इस थ्राइविंग इंडस्ट्री को एक ब्लो दिया था। नाउ द गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन लुकिंग टू रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसीज, लेकिन अभी तक किसी मेजर इकोनॉमी ने पूरी तरीके से ब्लैंकेट बैन नहीं किया है, बट अगर इंडिया ये लॉ ला लेता है तो दैट विल बी द फर्स्ट सच इंस्टेंस, है ना। अगला है हाउ न्यूट्रिनोज एड इन द डेथ ऑफ मैसिव स्टार्स। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं टर्म्स जिसके बारे में हमको समझना है। पहला तो टर्म है न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो मतलब कि जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर द टाइनी पार्टिकल्स दैट मेक अप एटम्स, है ना। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि एटम बनाते हैं। न्यूट्रिनो इज ऑल्सो सच टाइनी एलिमेंट्री पार्टिकल बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ एन एटम। सच पार्टिकल्स आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन नेचर, है ना, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं न्यूट्रिनोज, इसी तरीके के पार्टिकल होते हैं। अब न्यूट्रिनोज का जो मास होता है वो नियर जीरो होता है, नियर जीरो मास, है ना, मतलब वो जीरो हो भी सकता है और जीरो से बहुत थोड़ा सा हल्का ज्यादा भी हो सकता है, मतलब कि नियर जीरो मास अपन बोलते हैं उसके लिए। बट इट हैज नो चार्ज। न्यूट्रिनो का नियर जीरो मास होता है लेकिन चार्ज कुछ नहीं होता। इट इंटरैक्ट्स वेरी वीकली विद अदर मैटर पार्टिकल्स, बहुत वीकली मैटर पार्टिकल्स के साथ ये करता है ना, ये भी आप याद रखिएगा। इसके आगे अब दूसरा जो टर्म इस न्यूज आर्टिकल में था वो था सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा इज अ लार्ज एक्सप्लोजन दैट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ अ स्टार्स लाइफ साइकिल। एक स्टार के लाइफ साइकिल के एंड में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है अगर, तो वो सुपरनोवा कहलाता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहलाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन? तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन दो चीजों से होता है, एक्चुअली दो तरीके से हो सकता है। जब उनके कोर सेंटर, स्टार के कोर या सेंटर में थोड़े चेंज होते हैं, और वो चेंज दो तरीकों से हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सुपरनोवा, देखो लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइप ऑफ सुपरनोवा हैपेंस इन बाइनरी स्टार सिस्टम। तो बाइनरी स्टार सिस्टम में होता है एक, तो है ना, बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होता है? बाइनरी स्टार्स आर टू स्टार्स दैट ऑर्बिट द सेम पॉइंट। बाइनरी स्टार वो दो स्टार होते हैं विच ऑर्बिट द सेम पॉइंट। वन ऑफ द स्टार अ कार्बन ऑक्सीजन व्हाइट डॉर्फ स्टील्स मैटर फ्रॉम इट्स कंपेनियन स्टार। एक स्टार उनमें से जो कार्बन ऑक्सीजन व्हाइट ड्वार्फ होगा वो स्टील कर लेगा मैटर फ्रॉम इट्स कंपेनियन स्टार। फिर व्हाइट डॉर्फ जो रहेगा वो एक्यूमुलेट करता जाएगा। अब इनमें से एक स्टार जो है वो दूसरे स्टार से मैटर लेता रहेगा, है ना, खींचता रहेगा, उसका ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा तो ज़्यादा खींचेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, वो खूब सारा मैटर ले लेगा एंड उसके बाद क्या होगा, इट विल बिकम टू हैवी, मतलब इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लेगा कि ये खुद ही उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, एंड दैट विल लीड द स्टार टू एक्सप्लोड विच विल कॉज द सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो बाइनरी स्टार सिस्टम में दो स्टार रहते हैं जिनमें से एक स्टार जो रहता है कंपेनियन स्टार का मैटर लेना शुरू कर देता है और वो इतना लास्ट में हैवी हो जाता है कि वो खुद ही होल्ड नहीं कर सकता एंड इट विल एक्सप्लोड। दूसरा टाइप ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन अकर्स एट द एंड ऑफ अ सिंगल स्टार्स लाइफ टाइम। अगर सिंगल स्टार तो उसके लाइफ टाइम के एंड में एक दूसरा टाइप का एक्सप्लोजन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे उस स्टार की लाइफ टाइम खत्म होती रहती है उसका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होता रहता है, ठीक है ना। ऐसे में थोड़ा बहुत इसका मास क्या हो जाता है, कोर में चला जाता है। कोर में जब जाता है धीरे धीरे कोर में, तो ये सिकुड़ता रहता है, पूरा वेट जो है वो कोर पे आने लगता है, और कोर क्या हो जाता है, कितना हैवी हो जाता है कि इट कैन नॉट विथस्टैंड इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर ये क्या होता है, अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स ये विथस्टैंड नहीं कर पाता, कोर कोलैप्स कर जाता है। सिंगल स्टार सिस्टम में उसका कोर कोलैप्स कर जाता है और फिर एक वही एक्सप्लोजन होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। अब इसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के लिए एक लिमिट बनाई गई थी एस चंद्रशेखर द्वारा, चंद्रशेखर लिमिट जिसे बोलते हैं। चंद्रशेखर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक
एक लिमिट दी थी विच इज 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। मतलब कि एनी वाइट डॉर्फ, जो मैंने अभी बताया था जिसमें से 2 स्टार थे, जिसमें से एक कंपेनियन स्टार था और एक वाइट डॉर्फ कहलाता है। 2 थे ना, एक कंपेनियन स्टार था, दूसरा वाइट डॉर्फ कहला रहा था। तो वाइट डॉर्फ जो होते हैं, एनी वाइट डॉर्फ जिसका वेट 1.4 टाइम्स सन के मास से कम होगा, इट विल स्टे अ वाइट डॉर्फ फॉर एवर। ऐसा कोई भी वाइट डॉर्फ एक बाइनरी स्टार सिस्टम में, अब वाइट डॉर्फ तो बाइनरी स्टार सिस्टम में ही आते हैं ना, तो बाइनरी स्टार सिस्टम में एक वाइट डॉर्फ जिसका वेट 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन से कम होगा, दैट विल ऑलवेज रिमेन अ वाइट डॉर्फ। लेकिन अगर कोई ऐसा वाइट डॉर्फ है जिसका मास एक्सीड कर जाता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, इट विल एक्सप्लोड। याद रखेगा। अब न्यूट्रिनो के 3 फ्लेवर होते हैं। एक कौन कौन से होते हैं बता दूं। पहला होता है लेप्टॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ। तो एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है, एक म्यूऑन न्यूट्रिनो होता है, तीसरा टाउ न्यूट्रिनो होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जैसा कि लिखा है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन न्यूट्रिनो विद द म्यूऑन एंड टाउ न्यूट्रिनो विद द टाउ पार्टिकल्स। तो ये अलग अलग पार्टिकल्स से रिलेट करने वाले आपके न्यूट्रिनोज हैं, इनको याद रखेगा। ठीक है ना। इनमें जो ऑसिलेशंस होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके जो ऑसिलेशंस हैं दे आर वेरी वेरी फास्ट। ठीक है ना, ये भी याद रखेगा। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे गूगल एग्जिट थ्रेट। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली एक लॉ लेकर के आने वाला है, और ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंसमेंट कर दिया है एक लॉ जिसमें उन्होंने कहा है कि गूगल और फेसबुक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दे विल हैव टू पे न्यूज़ मीडिया कंपनीज को पे करना पड़ेगा फॉर डिस्प्लेइंग देयर कंटेंट एज वेल एज लिंकिंग टू देयर कंटेंट। तो गूगल, फेसबुक अगर चाहते हैं कि न्यूज़ चैनल्स का कंटेंट दिखाएं तो उनको न्यूज़ मीडिया चैनल्स को पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में गूगल ने कर देंगे अपने उसमें, और उधर प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि हमको गीदड़ भभकियाँ मत दो, हम डरते नहीं हैं। वहीं फेसबुक ने कहा है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड बिजनेस विद ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ कंटेंट, और उनको शोकेस करना बंद करना पड़ेगा। तो ये इशू चल रहा है, बता देता हूँ आपको मैं। अगला इशू चल रहा है अपना ग्रीन टैक्स का, व्हीकल ओनर्स ग्रीन टैक्स। तो इंडिया के यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने अनाउंस किया है ग्रीन टैक्स विच विल बी अ मीन्स टू डिसुएड पीपल फ्रॉम यूजिंग पॉल्यूशन व्हीकल्स। यानी कि पॉल्यूटिंग व्हीकल्स का यूज़ ना करें, इसलिए लोगों को डराने के लिए ग्रीन टैक्स के लिए कहा जा रहा है। Among the major features is the measure is a 10 to 25% additional green tax on the road tax payable by commercial transport vehicles। तो जो रोड टैक्स पे करते हैं ना, उसमें एडिशनल 10 to 25% ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा फॉर व्हीकल्स ओल्डर देन 8 ईयर्स, 8 साल से ज़्यादा के जो व्हीकल्स हैं, एट द टाइम ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेशन रिन्यूअल। जब आप फिटनेस सर्टिफिकेशन रिन्यूअल कराने जाओगे 8 साल में, तो ये 10 से 25% का एडिशनल टैक्स लगेगा। एंड फॉर पर्सनल व्हीकल्स आफ्टर 15 ईयर्स। याद रखेगा, जो पर्सनल व्हीकल हैं, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए 8 सालों में लगेगा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए 8 सालों में, और पर्सनल व्हीकल्स के लिए 15 सालों में ये टैक्स लगेगा, 15 ईयर्स में, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए 8 सालों में। तो ये भी पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा द पॉलिसी एग्जेम्प्ट्स, जो एग्जेम्पशन है वो किसको दिया है, ट्रैक्टर्स को, हार्वेस्टर्स को, टिलर्स को, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक, एथेनॉल, LPG, CNG पावर्ड व्हीकल्स, है ना, इनको एग्जेम्पशन दिया गया है, ट्रैक्टर, CNG, LPG, इन सबको व्हीकल्स को। और कुछ टैक्स कट भी किया गया, मतलब कम टैक्स लगेगा ग्रीन टैक्स फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ठीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जैसे कि बसेस, इनमें थोड़ा कम लगेगा। वहीं पे एडिशनल 50% रोड टैक्स लगेगा इज प्रपोज्ड फॉर व्हीकल्स इन हाईली पॉल्यूटेड सिटीज, एज वेल एज डिफरेंशियल टैक्स बेस्ड ऑन फ्यूल एंड व्हीकल टाइप सच एज डीजल। तो याद रखिएगा, एडिशनल 50% ऑफ द रोड टैक्स लगेगा फॉर व्हीकल्स इन हाई पॉल्यूटेड सिटीज। जो हाईली पॉल्यूटेड सिटीज है वहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स भी लगेगा। ठीक है ना। एंड ग्रीन टैक्स का जो फंड रहेगा दैट विल बी केप्ट इन अ सेपरेट अकाउंट टू हेल्प द स्टेट्स मेजर पॉल्यूशन टू टैकल इट। स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट नाउ कमेंट ऑन द प्रपोजल। द पॉलिसी शेड्यूल टू कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2022। 2022 1 अप्रैल को ये पॉलिसी आ जाएगी, तो इसके ऊपर अब कमेंट शुरू हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं 2016 में इंडिया ने नोटिफाई किया था कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, कैफे, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछ सकते हैं व्हाट इज कैफे। तो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी याद रखना। एंड स्टैंडर्ड फॉर द पैसेंजर व्हीकल टू बूस्ट द एफिशिएंसी, ये स्टैंडर्ड्स थे फॉर पैसेंजर व्हीकल्स जिससे कि एफिशिएंसी बूस्ट हो सके। दोज विद नॉट मोर देन 9 सीट्स and weighing less than 3500 किलोग्राम were covered from 1 अप्रैल 2017।
ठीक है ना। एंड इसमें एवरेज फ्यूल कंजम्पशन कितना होना चाहिए, क्या पूरे स्टैंडर्ड्स दिए गए थे कैफे के अंदर। और कैफे ऑल्सो रेगुलेट CO2 एमिशन, ये भी याद रखिएगा, कैफे ऑल्सो रेगुलेट्स CO2 एमिशन, तो ये CO2 एमिशन को भी रेगुलेट करता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड या NO2 SO2 को रेगुलेट नहीं करता, इनको भारत स्टेज स्टैंडर्ड्स रेगुलेट करता है। तो कैफे जो है केवल CO2 एमिशंस को रेगुलेट करता है, NO2 SO2 को नहीं करता है, भारत स्टेज करता है। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।